नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जिया देवी जस चैनल में, जिसमें आपको सीटेट के सामाजिक विज्ञान पेपर 2 की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला से करवा रहे हैं, जो परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। और माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सभी अच्छे नंबरों से पास हों, और उसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। जय माता दी। बहुत ही जल्द आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से पूरा पेपर पढ़ें और अच्छे नंबरों से पास हों, ऐसी हमारी कामना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और पहला प्रश्न, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो ऑप्शन दिया हुआ है महाजनपद, गुप्त और हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल। तो किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो ये आपको याद होगा कि महाजनपद जो था, महाजनपद इसका ऑप्शन राइट ये हो जाएगा, क्योंकि जो महाजनपद का प्रयोग एक बड़े क्षेत्रीय इकाई के लिए किया जाता था, जहाँ से बहुत ज़्यादा अधिकतर इसमें से कर वसूली होती थी और अन्य अधिकार जो है इसमें लगाए जाते थे। और जनपद, कौटिल्य जनपद में 3200 गांव थे। उस टाइम में जो कौटिल्य जनपद थी उसमें 3200 गांव थे। ये आपको याद रखना है कि कौटिल्य जनपद में कितने गांव थे, पूछ लिया जाए आपसे तो आपको बताना है कि 3200 उसमें गांव थे। तो अगला देखते हैं। और इसमें जो कर प्रणाली थी, पेशागत सेना और अधिकारियों का एक संवर्ग था जो कर वसूली करता था। लोहा बड़ी मात्रा में उपलब्ध था इस समय में और बहुत सारी चीज़ें। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है, ए कक्षीय समतल, बी प्रदीप्त व्रत, सी घूर्णन और डी है परिक्रमा। तो पृथ्वी की वार्षिक गति जो है, पृथ्वी की वार्षिक गति सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटती है। यह 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.54 जो है सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। तो आप देखेंगे प्रश्न हमें पूछा गया है कि सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है ये हम सबको और आपको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी के आसपास घूमेगा तो उसे परिक्रमा कहेंगे। परिक्रमा मतलब परिक्रमण। जो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ परिक्रमण। क्योंकि हम कोई भी मंदिर जाते हैं तो परिक्रमा लगाते हैं ना, तो क्योंकि उसके आसपास घूमते हैं। तो सूर्य के चारों ओर कौन घूम रहा है? पृथ्वी। इसलिए इसकी जो है सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहा है? पृथ्वी कर रहा है, तो इसको परिक्रमण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना। इसका ऑप्शन दिया गया है आरण्यक, उपनिषद, पुराण और वेद। तो उपनिषद जो है वैदिक काल में हुआ था और वैदिक काल के अंत में धर्म, कर्मकांड और पुजारियों के प्रभाव के विरुद्ध एक बहुत विरोध उभरा था। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। यह मुख्य रूप से पंचालों की भूमि विद्रोह के में सामने आया था। इसे मनोस्थिति का वर्णन उपनिषदों में किया गया है। जो उस टाइप की मनोस्थिति थी उसका उपनिषद में बहुत बड़ा वर्णन है, जिसे आप देखिएगा। तो इसका जो है ऑप्शन ये चला जाएगा उपनिषद के साथ। नहीं, हाँ ये उपनिषद इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सी नीचे आ गया ए के, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जनजाति समूह से हर वर्ष कोई ना कोई क्वेश्चन आते ही हैं। तो मुंडा जनजाति जो है किस क्षेत्र में निवास करती है ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है दुर्ग,
ऑप्शन में है दुर्ग, कुल्लू और छोटा नागपुर और बस्तर। तो आपको राइट आंसर चूज करना है। यहाँ पे जो है मुंडा जनजाति जो है, बहुत जनजाति के बारे में बिल्कुल हमेशा आता ही है क्वेश्चन, ये आपको पढ़ लेना है अच्छे से। और देखेंगे इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो मुंडा जनजाति जो था छोटा नागपुर में निवास करती है। मुंडा जनजाति जो है छोटा नागपुर में। नेक्स्ट, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रताड़ित, बी मूर्ति, सी भेदभाव या रूढ़िबद्ध। तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रूढ़िबद्ध। ये आपको याद रखना है, उसे रूढ़िबद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। अनुच्छेद 21 का संबंध है, तो अनुच्छेद आपको सारे याद करने हैं, पढ़ने हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि अनुच्छेद जो है बहुत ही सीटेट का बहुत ही उम्दा टॉपिक है। हर वर्ष इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप बिल्कुल याद कर लेंगे। अनुच्छेद 21 इस बात की घोषणा करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित ना किया जाए। यह अधिकार यहाँ के नागरिक अथवा विदेशी दोनों के लिए प्राप्त है। तो इसका जो ऑप्शन है पहला दिया गया है जीवन के आधार से, संवैधानिक उपचार के आधार से, धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर, और फिर नेक्स्ट है समानता के अधिकार से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं ए नंबर जीवन, सबको यहाँ पे समान अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट देखेंगे, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? खालसा की स्थापना किसने किया था, प्रश्न पूछ सकता है आपसे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्या देखेंगे ऑप्शन दिया गया है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर, गुरु नानक देव और गुरु अंगद देव। तो गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था लाहौर के तलवंडी में 1469 को हुआ था। गुरु नानक जी जो बहुत ही है ना इस धर्म के वो गुरु माने जाते हैं, जो गुरु नानक देव जी का जन्म जो है लाहौर जिले के तलवंडी में 1469 को खत्री परिवार में हुआ था। आपसे पूछ लिया जाएगा कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन धार्मिक और सहिष्णुता उपदेश के साथ गुजारा था, और धार्मिक दंगों को रोकने के लिए इन्होंने नैतिक मूल्यों में जोर दिया था। नानक ने कहा, धर्म की शक्ति केवल इन शब्दों से नहीं है, वह आदमी जो सभी को एक निगाह से देखता है वह धार्मिक है। जो सबको एक निगाह से देखता है, एक समान देखता है, वह ही धार्मिक है। मकबरों पर, मजार पर जाना, कब्रिस्तान में जाना अथवा ध्यान लगाकर बैठना धर्म नहीं है। उन्होंने कहा था कि सबको एक समान रूप से देखो। विदेशों में जाना अथवा धार्मिक स्थलों पर स्नान करना धर्म नहीं है। दुनिया की बुराइयों के बीच भी अच्छे बने रहना पर तुम्हें धर्म का रास्ता मिल जाएगा। जो दुनिया है, समाज है, उसके जो बुराई है उसके बीच में अच्छे बने रहना, जो बुराई है उसमें आपको अच्छे बने रहना ही आपको। तो इसका जो है उनके शिष्य हुए उस टाइम में, तो शिष्य जो थे गुरु नानक देव जी के, उन्होंने इसकी स्थापना किए थे खालसा की गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु जो है गोविंद सिंह ने खालसा धर्म की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह। ए नंबर के साथ इसका चला जाएगा। विश्व शांति का विचार किस मुगल बादशाह शासक ने आगे बढ़ाया? तो विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने? तो विश्व शांति के अंतर्गत जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, ये आप देख लेंगे। विश्व शांति, अकबर ने धर्मनिरपेक्ष नीति को अपनाया और सुलह कुल अर्थात विश्व शांति के सिद्धांत को विकसित किया था। किसने? अकबर ने जो है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अकबर, क्योंकि इसने विश्व शांति मतलब सुलह कुल अर्थात विश्व शांति के सिद्धांत को अपनाया था। या फिर ये पूछ सकता है सुलह कुल को किसने अपनाया था, तो उसमें आपको ऑप्शन लगाना है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जो कित्तूर है वहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला दिया है रानी चन्नम्मा
दूसरा है नाना फादनिस, और सी नंबर अहिल्याबाई होलकर, या फिर डी नंबर रानी लक्ष्मीबाई। तो कित्तूर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का जो नेतृत्व किया था उस टाइम में रानी चन्नम्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एक परिभाषा है जिसमें आपको कोई स्थान, लोग, वस्तुएं और प्रकृति जो किसी सजीव को घेरे रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पर्यावरण। पर्यावरण कहा जाता है ना। तो ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं और कई बार ये रिपीट होते हैं। तो बहुत ही सरल इसका आंसर है, यह जीवन का मूल घटक है। पर्यावरण जो है जीवन का कैसा घटक है? बहुत ही मूल घटक है ये। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो पर्यावरण हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिंड जिसमें अपनी ऊर्जा व प्रकाश नहीं है, वह पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ग्रह, या फिर खगोलीय पिंड, या फिर तारे, या तारामंडल। उन्हें क्या कहा जाता है? ये आपको देखना है। तो उन्हें क्या कहा जाता है बताइए। यहाँ देखेंगे ऑप्शन दिया गया है ग्रह, खगोलीय पिंड, तारे और तारामंडल। तो आप बचपन से देखते चले आ रहे हैं ब्रह्मांड में ऊपर साइड जो है आकाश में, पर उनके पास खुद का प्रकाश नहीं है, दूसरे के प्रकाश से वो चमकते हैं। ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ऑप्शन जो आ जाता है इसका सही हो जाएगा ग्रह, ए नंबर का। ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता बल्कि ये सूर्य से प्राप्त जो होता है प्रकाश उसको परावर्तित करने के फलस्वरूप जो है चमकते हैं। किसी ग्रह के प्रकाश के परावर्तन उस ग्रह को वायुमंडल तथा प्रकृति पर निर्भर करते हैं। वे आकाशीय पिंड जिन पर वायुमंडल नहीं होता और वस्तु परावर्तन करने के वे करते हैं वे नहीं चमकते हैं। चांद पर जो है वायुमंडल नहीं है, यही कारण है कि चांद जो है चमकता है। यदि आपसे ऑप्शन में पूछ ले कि क्या चांद चमकता है, तो इसका जो है ऑप्शन आ जाएगा बिल्कुल नहीं चमकता, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए चांद नहीं चमकता। यह सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और केवल 2 ग्रह वीनस और यूरेनस सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि दूसरे ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर लगाते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में लगाते हैं। ग्रहों के बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज होना जरूरी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। इसमें से हर वर्ष प्रतिवर्ष क्वेश्चन आते हैं और हर टीईटी कोई भी टीईटी के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है आपसे ग्रहों के बारे में बहुत सारा। तो इसके बारे में पूरा सिलेबस आप बहुत अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? निम्नलिखित में से कौन सी परत जो है वायुयान उड़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब वहाँ वायुयान हम सावधानी पूर्वक उड़ा सकते हैं? तो इसका देखेंगे ऑप्शन दिया गया है समताल मंडल, ब्रह्ममंडल और क्षोभ मंडल और आयन मंडल। तो ऑप्शन आपको चूज करना है। वायुमंडल जो है वायुयान जो है हवाई जहाज, एरोप्लेन कौन से मंडल पर उड़ते हैं? तो समताप मंडल जो है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समताप मंडल जो है इसका करेक्ट आंसर ए के साथ चला जाएगा, समताप मंडल। क्योंकि क्षोभ सीमा से 12 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होता है जब जल वाष्प, धूल और बादलों से मुक्त रहता है। यह जो है जल वाष्प, धूल और जो बादल रहते हैं इससे मुक्त रहता है। और वायुयान जो है बहुत सी जो है इसी क्षेत्र में उड़ाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में? समताप मंडल में। इस मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है। आपको पूछ लिया जाए कि कौन से मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, तो आपको आंसर लगाना है कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन की यह पट्टी सूर्य की खतरनाक परावैंगनिक किरणों को वायुमंडल में आने से रोकती है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि कौन सी मंडल पर
ओजोन परत पाई जाती है और कौन सा उसे रोकती, कौन सी पट्टी रोकती है? तो आपको बताना है कि समताप मंडल में जो पट्टी पाई जाती है वह खतरनाक परावैंगनिक किरणों को वायुमंडल में आने से रोकती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्षोभ सीमा समताप मंडल तथा मध्य मंडल दोनों को अलग करती है। जो इसकी सीमा है वो दोनों को अलग करती है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। तो आपको हम बता दें, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि आपसे पूछ लिया जाए कि क्रमशः है जो है बाह्य मंडलों के नाम जो होते हैं वायुमंडल में, उनके नाम बताइए। तो इसका जो है एक फॉर्मूला याद रखना है। बता मुझे, मुझे, मुझे साक्षी। तो इसका आ जाएगा, बता मुझे साक्षी का हो जाएगा सबसे पहला आरोही क्रम में जो हम यदि जब हम लिखेंगे बता मुझे साक्षी, तो इसमें आप देखेंगे क्षोभ मंडल और समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि जो है और बाह्यमंडल इसमें आएगा। तो आप इसे आप याद कर लेंगे और लिख के देखेंगे बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई शिला खंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं तब उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? जब कोई शिला या खंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है अवसादी सेल, बी प्रारंभिक सेल, सी अग्नेय सेल और कायांतरित सेल। तो आपको बताना है कि उन्हें कौन सी सेल कहा जाता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का, उसे कहा जाता है कायांतरित सेल। जो होती है वो कोई भी शिला खंड के दबाव से या कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाता है, क्योंकि वर्षों पूर्व आग्नेय तथा अवसादी चट्टानें जो है उच्च दाब और ताप के कारण रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो गई थी। और यहाँ से संगमरमर, स्लेट, नीस और स्तुति चट्टानें रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है। ये जो है रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण पूछ लिया जाए आपसे तो संगमरमर, स्लेट, नीस आदि बताना है। और चट्टानें भौतिक और रासायनिक गुणों में अपनी मात्र चट्टानों से अलग होती है। भौतिक और रासायनिक गुणों में ये अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयों एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती है और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती है, यह कहलाता है, क्या कहलाता है? जब बहुत सारी एक दूसरे के नज़दीक होती है तो क्या यह बाजार व्यवस्था कहलाती है, या फिर असेंबली लाइन, समानुक्रम उत्पादन, या औद्योगिक तंत्र, या औद्योगिक क्षेत्र? तो औद्योगिक क्षेत्र यहाँ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र डी नंबर में दिया हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र होता है जहाँ पे बहुत सारी मशीनें होती है और उनसे बहुत सारा उत्पादन होता है, तो वहाँ आपको औद्योगिक क्षेत्र जिन्हें कहा जाता है। हमारे पीतमपुर, मध्य प्रदेश के पीतमपुर में है औद्योगिक क्षेत्र, और नोएडा में है, दिल्ली के नोएडा में, और के यहाँ से मंडीदीप को भी औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है मध्य प्रदेश के। और देखते हैं कुछ आगे बहुत सारे क्वेश्चन। चलिए लाइक तो कर दीजिए, कम से कम एक लाइक कर दीजिए। निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनवरत नहीं दिखते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती, उष्ण कटिबंधी पर्णपाती, उष्ण कटिबंधी सदाबहार। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा उष्ण कटिबंधी सदाबहार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? ए प्रभुसत्ता, दूसरा राजतंत्र, तीसरा स्वेच्छाचारी, और डी नंबर धर्मनिरपेक्षता। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था। तो इसका जो है करेक्ट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ जो कानून व्यवस्था है भारत में वो कोई भी धर्म का
वो पक्ष नहीं करती। तो अपने यहाँ धर्मनिरपेक्षता इसका आंसर आ जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत भारतीय संसद के 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, हाउस ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल। इनके स्थान पर 1954 में हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा अपनाए गए। आपको ये याद होना चाहिए। और राज्यसभा ऊपरी सदन है, जबकि लोकसभा जो है निचला सदन है। पहले यह भारतीय संघ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाते थे, परंतु अब यह संपूर्णता में भारत के लोगों को प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। संविधान से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले एक लाइक कर दीजिए। और संसद जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं, वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपको देखना है कि उन्हें क्या कहा जाता है। बेकार संसाधन, जिसका उपयोग नहीं हो रहा उनको बेकार संसाधन कहेंगे, या फिर मूल्यवान संसाधन, या फिर संभावित संसाधन, या फिर वास्तविक संसाधन। तो आपको आंसर बताना है कि कौन सा संसाधन कहलाएंगे। इसके लिए बहुत ही आपको अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका संभावित संसाधन, क्योंकि जो क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया है उन्हें किया करने वाले हैं। तो ये लद्दाख में जो है यूरेनियम जो है ये उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है प्रस्तावित। नेक्स्ट है मुगल वास्तुकला मिश्रण है। मुगल वास्तुकला जो वास्तुशिल्प है मिश्रण है तुर्की व अफगान शैलियों का, या फिर तुर्की व फारसी शैलियों का, या अरब व भारतीय शैलियों का, या फिर फारसी व भारतीय शैलियों का। तो ये इसके साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तुर्की जो है फारसी और भारतीय शैलियों का, फारसी और भारतीय शैलियों का मुगल वास्तुकला जो है फारसी और भारतीय शैलियों का बहुत ही अच्छा मिश्रण है। नेक्स्ट भारत की मानक देशांतर है। मानक देशांतर जो है भारत की कौन सी है? तो ये ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 82 अंश 30 डिग्री पूर्व देशांतर। 82 82 अंश 30 डिग्री पूर्व देशांतर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कहलाती है, क्या कहलाती है? वाणिज्यिक खेती। सी नंबर का ऑप्शन चल जाएगा वाणिज्यिक खेती। निम्न में से कौन सा पारगम्य ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो होते हैं वो उसमें ऑप्शन दिया है सौर ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा ईंधन, ज्वारीय ऊर्जा, या फिर पवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा जो है परंपरागत है, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपनिवेशीकरण, या पुनर्जागरण, या महासंघ, या फिर व्यापारिक। तो ऑप्शन ए के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उपनिवेशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्री मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि ए नंबर ऑप्शन दिया है तट के साथ गर्म धाराएं बहती है, गर्म व ठंडी धाराओं का मिलान है, या फिर तट के एक साथ ठंडी धारा बहती है, या फिर दांतुरिक तटीय क्षेत्र है। तो इसमें जो है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट जो है तट के साथ गर्म धारा बहती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर का साथ चला जाएगा। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर, क्योंकि वहाँ पे गर्म हवा बहती है धारा के साथ, गर्म धारा बहती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आप देखेंगे राज्य, क्षेत्र, सीमा, या फिर निर्वाचन क्षेत्र। तो जहां निर्वाचन से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वहां करेक्ट आंसर हो जाएगा डी के साथ निर्वाचन क्षेत्र।
फिर नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? तो दांडी यात्रा को जो है ऑप्शन दिया है स्वदेशी आंदोलन, या फिर होम रूल आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। डी नंबर के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो किया था, दांडी यात्रा, वो बहुत ही खास रहा था उस टाइम में, जब ये अंग्रेजों से बहुत परेशान थे सभी लोग। उस टाइम में कांग्रेस की कमेटी के गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किया था, और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है दांडी समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ने का फैसला लिया था। ये कब हुआ था शुरू? 12 मार्च 1930 को आंदोलन शुरू हुआ था। 24 दिन की यात्रा के बाद उन्होंने प्रतीक रूप से में 5 अप्रैल 1930 को जो है नमक कानून तोड़ दिया था। नमक कानून को तोड़ना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। ये आपको याद रखना है कि नमक कानून के लिए दांडी यात्रा की शुरुआत जो है महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है। या फिर सी, यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ है। या फिर डी, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम देखेंगे कि डी जो है शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? हिमोर, छत्रकशिला, लोएस, या फिर डेल्टा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्रकशिला जो है अपर्दन स्थल का रूप है। भारत में राज्य में के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? एक बहुत ही शानदार प्रश्न, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है राज्य का जो है राज्यपाल करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो करते हैं भारत के राष्ट्रपति जो है, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है ये भी आपसे पूछ लिया जाए तो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति जो करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति। और भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, कहाँ करती है? उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया व यूरोप में, एशिया व अफ्रीका में, एशिया व दक्षिण अमेरिका में। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन जो है चला जाएगा एशिया व यूरोप जो है सबसे बड़े महाद्वीप में आते हैं। और यहीं पे जो है विश्व की पूरी 80% जनता जो है यहाँ पे निवास करती है। ये आपको याद रखना है। देशों और महाद्वीपों के आधार पर जो है विश्व जनसंख्या वितरण अनियमित है। विश्व की आधी से अधिक आबादी रूस को छोड़कर एशिया में रहती है। इसका भू क्षेत्र, वैश्विक क्षेत्र जो है केवल 5वां हिस्सा है, जबकि उत्तरी और मध्य और दक्षिण अमेरिका संयुक्त रूप से भू क्षेत्र का 1/4 से ज़्यादा भूभाग घेरते हैं। विश्व जनसंख्या का 7वां हिस्सा है। और अफ्रीका के पास भी जो है विश्व भूभाग का 1/4 हिस्सा है, जबकि इसकी जनसंख्या विश्व जनसंख्या से केवल 10वां हिस्सा है, जबकि वहाँ जनसंख्या नहीं है और उसके पास बहुत बड़ा भूभाग है। और यूरोप के पास जो है दुनिया के भूभाग का केवल 20वां हिस्सा है। इसमें दुनिया की आबादी का 9वां हिस्सा निवास करता है। सोचिए आप कितने कंजस्टेड तरीके से वहाँ रहते होंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बेस्ट ऑफ लक। आगामी परीक्षाओं को लेकर आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत अच्छे से परीक्षा दें। और बने रहिए हमारे चैनल जिया देवी जस के साथ। इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और लोगों तक शेयर कर दें, ताकि नए नए और भी बहुत सारे जो अभी वैकेंसी निकली है उसकी अपडेट और उसके जो
यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो सटीक रूप से आपको आएंगे और बहुत ही शानदार जो है शानदार तरीके से यहाँ पे स्टडी होती है। थैंक यू।